जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। प्रणाम भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। प्रणाम प्रणाम। हाँ, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो गया, हाफ एन आवर, क्योंकि पब्लिकेशन में काम चल रहा था जिसकी वजह से जो है काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, बिल्कुल। कल संडे है तो कल आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो ऑफ रहेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। लाइव हैं सभी। गुड मॉर्निंग का टाइम चला गया, गुड आफ्टरनून का टाइम आ गया है। बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। क्या जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज किया है आप लोगों ने, बताइए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। राज, जंखाना पटेल, पूजा कुशवाहा, अभिषेक मौर्य, सोनू मान, कार्तिक, अमीशा, अमायरा, शुभम डोभाल। चलिए बहुत अच्छे। शांतानु, चित्रांश, ईशा, अंकित सैनी, अनुष्का सुमानी। चलिए, बहुत बच्चे हैं लाइव, बहुत ज़्यादा। नीतू यादव, हैप्पी कुमारी। चलिए, तो कल जो है हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। कल जो है हम लोगों ने पूरे थ्योरी को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप किया था। हमने साथ में ये भी देखा था कि सिमिलैरिटी के नियम कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं, सिमिलैरिटी का नियम लगने के बाद जो है क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। और सिमिलैरिटी के नियम लगाने के बाद जो है अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में हम उनका यूज कैसे करने वाले हैं। मतलब पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उस प्रॉपर्टी के कारण क्या चेंजेस आते हैं हमने वो पढ़ा, और आज हम पढ़ने वाले हैं उनके पर क्वेश्चंस कि हम क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इसी साल का मैं आपको दे रहा हूं, सीजीएल टीयर 1 का 2020 का क्वेश्चन जो अभी 2 महीने पहले हुआ था। सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ताकि एकदम आपको अपडेटेड पैटर्न पर क्वेश्चन मिले और आप अपडेटेड तरीके से तैयारी में अपने जोर दे पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं कि एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल हैं, दो त्रिभुज हैं। तो बात हो गई भैया, चलो एबीसी और डीईएफ की, ये दो त्रिभुज हमने बना दिया। दिस इज एबीसी, ठीक है, और ये दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, दूसरा वाला त्रिभुज हमारा डीईएफ है। ठीक, उसके बाद सवाल में बोला गया है कि एबीसी और डीएफ में हमारा एबी अपॉन डीएफ, गौर से देखेंगे, एबी अपॉन डीएफ, ध्यान से देखना, एबी है फिर डीएफ है, फिर उसके बाद बोला है बीसी अपॉन डीई, और फिर उसके बाद बोला है एसी अपॉन ईएफ, फिर उसके बाद बोला है एसी अपॉन ईएफ। ये जो है हमारा एक तरीके से बराबर है, रेशियोज बराबर हैं। ठीक है, ये जो रेशियोज हैं वो बराबर हैं, तो कौन सा त्रिभुज किसके समान होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा त्रिभुज किसके समान होगा। आप देखो, आप लोगों को एक बात सिमिलैरिटी के बारे में जानना होगा, और सिमिलैरिटी के बारे में क्या जानना होगा वो देखिए। कल के दिन अगर मैं यहाँ पर दो त्रिभुज बनाता हूं ना, कल के दिन यहाँ मैं दो त्रिभुज बनाता हूँ, एक मेरा त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज मेरा यहाँ पर ये है, और दोनों त्रिभुज में बड़ी खास बात है, यहाँ पे समझना मेरी बात को। सिमिलैरिटी लिखेंगे कैसे, ठीक है, सिमिलैरिटी जान गए, तीन साइड बराबर आ जाएंगे, रेशियोज बराबर आ जाएंगे तो वो सिमिलर हो जाता है। लेकिन लिखने का फंडामेंटल क्या होगा, लिखने का फंडामेंटल क्या होगा, इस बात को समझना। तो जैसे मान लो कल के दिन मैं आपको ये बोलता हूं कि ये मेरा साइड 5 है, दूसरी वाली भुजा जो है वो मेरी 10 है। यहाँ पर इस साइड को मैंने 6 कहा है, ये साइड मेरी 12 है, और इस वाले साइड को मैंने 7 कहा है, ये साइड मेरी 14 है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो 5 का 2 गुना 10 मिल रहा है, 6 का 2 गुना 12 मिल रहा है, 7 का 2 गुना 14 मिल रहा है। यानी यहाँ पर इनके रेशियोज जो हैं वो दोनों त्रिभुज में क्या है, समान है। यानी 5 बट्टे में 10, 5 बट्टे में 10 बराबर है किसके, 6 बट्टे 12 के, और वो बराबर है किसके, 7 बट्टे 14 के। यानी ये तीनों के तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब डीईएफ का हर साइड एबीसी के हर साइड से क्या है, 2 गुना है, और ये जो है, ठीक है, ये जो है हम अगर गौर से देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि सभी भुजाओं का रेशियो समान है। अगर यहाँ पर 18 होता तो ये सिमिलर नहीं कहलाते, इस बात को ध्यान दो। अब अगर सिमिलर हो गए हैं 555 की प्रॉपर्टी से तो लिखेंगे कैसे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ पहले क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर पहले ए बी को लिखिए, पहले वाले साइड के किसको रखेंगे, ए बी को रखेंगे। या अगर आप वैसे नहीं लिखना चाहते तो आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि आप इनके कोनों को भी दे सकते हैं कि इनके कोनों का मान क्या है। आप अपने हिसाब से, जैसे मानो कि सी के सामने जो है ना, देखो यहाँ पर आप ऐसे लिखो, यहाँ पर ए बी जो है वो कितना है, 5 है, तो आपने यहाँ ए बी को 5 लिखा। 5 का 2 गुना या 3 गुना कहीं पर है क्या,
ठीक है। तो यहां पर 5 है और 5 का रेशियो किसके साथ है? 5 का रेशियो हमारा डीएफ के साथ है, तो हम किसको लिखेंगे? ए बी के सामने हम लिखेंगे यहां पर डीएफ को। बात ऐसे समझिएगा, ए बी के सामने किसको लिखने वाले हैं? हम डीएफ को लिखने वाले हैं। फिर बी से सी तक की शुरुआत होती है, यानी बी है तो सी आएगा, और बीसी का मान अगर 7 है तो यहां पर जो 14 है वो किसका मान है? डीई का मान है। बताओ जल्दी से, किसका मान हो जाएगा? डीई का। तो डी के सामने तो एफ लिखा हुआ है, यानी डी के पहले आप किसको लिख दीजिए? एफ को। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसे एंगल के सामने नहीं कर सकते तो आप एंगल के सामने भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। आप एंगल के सामने भी भुजाओं को लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मान लीजिए जो 5 है ये किस कोण के सामने है? सी के सामने। और यहां पर 5 का 2 गुना 10 है, वो किसके सामने है? ई के सामने है, तो ई को लिखेंगे। फिर उसके बाद जो 7 है वो किसके सामने है? ए के सामने है, तो ए को लिखिए। और 7 का 2 गुना 14 किसके सामने है? एफ के सामने है, तो एफ को लिखिए। फिर उसके बाद जो 6 है वो किसके सामने है? बी के सामने है, तो यहां पर बी को लिखेंगे, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? और यहां पर 6 का 2 गुना 12 है, वो किसके सामने है? डी के सामने है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप सिमिलैरिटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप भुजा में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप उनके एंगल के आधार पर लिख सकते हैं कि भैया सीएबी वाला जो सिमिलर होगा ना वो ईएफडी के सिमिलर होगा। अब आप इनका रेशियो कहीं से उठा लो, रेशियो बराबर आएगा। जैसे पहले आप एसी को उठाओ तो आपको ईएफ मिलेगा। एसी देखो कितना है? 6 है, तो ईएफ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आप एबी को उठाओ, एबी कितना है? 5 है, तो आपको उसका 2 गुना डीएफ उसके बगल में मिलेगा। अगर यहां एबी है तो यहां डीएफ मिलेगा। उसी तरीके से आप बीसी को उठाओ पहला और आखिरी, तो आपको ईडी जस्ट उसके सामने मिलेगा कि भैया ई से लेकर डी तक हमारा आ गया। मतलब सिमिलैरिटी हम यूं बोलिए तो ऐसे लिखेंगे, कोनों के सामने को कारण, ठीक है। आप कोई भी कोण पकड़ लीजिए, उसके सामने सामने, जैसे मैंने कहा मैं ए को पकड़ता हूं और ए के सामने कितना है? 7 है, तो पहले वाले ट्रायंगल का मैंने ए पकड़ा है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का मुझे क्या पकड़ना होगा? जो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल कौन है? तो 14 है। 7 का मल्टीपल कौन है? तो 14 है। और जो 14 है वो किसके सामने है? एफ के सामने। यहां पर ए लिखा है, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एफ, ठीक। फिर मैं ए के बाद क्या रख रहा हूं? मैं बी रख रहा हूं, यहां अपने मन से बी को ले रहा हूं। तो अब मुझे बताओ यहां बी के सामने कितना है? 6। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में मुझे ये देखना होगा कि 6 का मल्टीपल कौन है? 6 का मल्टीपल 12 है, और 12 किसके सामने है? डी के सामने है, तो यहां पर हम डी को रखेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा आप सी को लीजिए, तो हमने सी को ले लिया। सी के सामने कितना है? 5 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 5 के सामने 5 का मल्टीपल कौन है? 10 है, और 10 किसके सामने है? ई के सामने है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। एबीसी जो सिमिलर होगा वो एफडीई के सिमिलर होगा। एबीसी जो सिमिलर होगा वो किसके सिमिलर होगा? एफडीई के, ठीक है। एफडीई के। हमारा एबीसी यहां पर देखो दिया गया है, और पहले एफ आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता। आप अगर गौर से देखो तो जैसे बोला गया ना, पहले ए है, बी है, सी है। अब देखो यहां पे एक तो तरीका जो आपने लिखा है आप उसके आधार पे चेक कर सकते हो। एबीसी जो है वो एफडीई के क्या हो सकता है? सिमिलर हो सकता है, ठीक। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया लिखने का, ठीक है। अब मान लो कि हो सकता है आपका एग्जामिनर उसने पहले ए ना लिया हो, उसने पहले ए ना लिया हो, उसने पहले बी को ले लिया हो। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना समझ लो, आपका एग्जामिनर चाहे जो भी वैल्यू रख रहा है ना, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वाली वैल्यू आना चाहिए, जिसको आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि हमारे सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग एबीसी एफडीई के सिमिलर है। हमने यहां पर जब सिमिलैरिटी का नियम लगाया तो हमने कहा एबीसी जो है वो समरूप है किसके? ठीक है, एबीसी जो समरूप है वो एफडीई के समरूप है। किसके? एफडीई के। अब मान लीजिए कि मुझे यही वाला पॉइंट एग्जैक्ट हूबहू यहां नहीं मिलता है, तो मैं कैसे चेक करूंगा वो देखो। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग पहले डी आएगा, तो यहां अगर पहले डी आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग पहले बी आना चाहिए। देखो यहां पर अगर वो डी लिख रहा है, देखो डी को सबसे पहले लिख रहा है, तो डी के सामने कौन आना चाहिए? बी, लेकिन यहां पर तो ए है, मतलब ये ऑप्शन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद चलिए दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन बी सी ए, पहले उसने बी को लिया है, पहले उसने बी को लिया है तो उसको डी को लेना पड़ेगा, तो बी के सामने डी ले लिया, ठीक है। फिर उसने सी को लिया तो यहां पर ई लेना पड़ेगा, वो भी ठीक है। फिर उसने ए को लिया और एफ ले लिया, यानी ये ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट आंसर बताएंगे कि बीसीए जो है। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले आपने सी को लिया है तो सी के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? ई, तो सी के साथ आपने डी ले लिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। फिर
आप देखो आपने पहले डी लिया है, आपने पहले डी लिया है तो डी बीच में है तो बी आएगा, तो डी है तो बी आ गया। फिर उसके बाद ई लिया गया है, ई लास्ट में है तो यहां सी आएगा, तो सी यहां पर नहीं है, मतलब ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। किसी भी स्टूडेंट का सही आंसर नहीं आया, सबके उत्तर गलत आए हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी को आप अभी भी पूरे तरीके से अपने जहन में नहीं उतार पाए हैं, आप उसको समझ नहीं पाए हैं। इस बात को समझिए। दो तरीके होते हैं सिमिलैरिटी को लिखने के, या तो ये हो गया कि आप खुद सिमिलैरिटी लगा के लिख दो कि कौन सा वाला त्रिभुज किसके सिमिलर है, और नहीं तो आप ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहला तरीका आपको बताया कि अगर आपके एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर हैं और दिए गए सवाल में, माफ करिएगा ये तो पुराना क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन पे लागू हो रहा था, इसको मैंने यहां पर लगा दिया, ये इस क्वेश्चन में लगेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है समझिएगा, मेरे कहने का मतलब है ये पर्टिकुलर सवाल तो दूसरा हो गया ना। इस सवाल में आपको बोला गया है कि ए बी और बट्टे में डीएफ, देखो ए बी अगर मान लो 5 है तो यहां डीएफ बोला गया है, डीएफ कितना है मान लो 10 मान लिया मैंने। फिर उसके बाद बोला गया बीसी और डीई, जो बीसी है ना वो मान लो कि 6 है, तो डीई कितना है हमारा 12 है। और फिर उसके बाद हमसे कहा गया है एसी जो बच गया, मतलब ये 7 हो गया, तो ये 14 है। मैंने कहा इनका रेशियो 1:2 में है। अब इस पर्टिकुलर सवाल में मैंने मान लिया 5, 6, 7 और ये 14। अब सेम तरीके से मैं आपको क्या कह रहा हूं, इन दोनों में सिमिलैरिटी लगाओ। ये तो पीछे वाले क्वेश्चन के लिए था, यहां पर आप इनकी सिमिलैरिटी लगाओ। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पर अगर हम ए लेते हैं, देखो सिमिलैरिटी शुरू से लिखो, अगर हम यहां पर ए लेते हैं तो ए के सामने कितना है 6, तो 6 का इसमें मल्टीपल कौन है, कहां पर है, तो 12 है। 6 का 2 गुना 12 है, और 12 किसके सामने है, एफ के, तो अगर हम ए लेंगे तो यहां पर मुझे एफ लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। बी के सामने कितना है 7 है, तो यहां पर बी ले लेते हैं। तो बी के सामने 7 है, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो 7 का गुणनखंड कौन है, मल्टीपल कौन है, तो बोलोगे 14, और 14 किसके सामने है, डी के, तो यहां पर डी लिख दो। फिर यहां पर देखो आप यहां पर अब सी पॉइंट ले रहे हो, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, सी भी ले लिया, सिमिलर का साइन लगा दो। सी के सामने 5 है तो यहां पर ई के सामने 10 है, तो यहां पर लिख लो ए बी सी एफ डी ई के बराबर। अब मैं आपको वही बात कहना चाहता हूं कि आपके अनुसार आपकी सिमिलैरिटी ये वाली पॉइंट आई है, आपके अनुसार आपकी सिमिलैरिटी ये वाली पॉइंट आई है। आप उसमें चेक कैसे करेंगे कि लिख तो दिया लेकिन चेक कैसे करोगे, तो यहां पर देखो क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है एग्जामिनर एफ डी दे, वो आपको डीईएफ भी लिख सकता है, वो आपको जो है देखो इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है पेपर में ये आए। मान लो कि आपका एग्जामिनर जो है वो ए बी से शुरुआत नहीं करता है, वो पहले बी को रखता है, फिर सी को रखता है, फिर ए को रखता है, तो आपको भी उसी तरीके से रखना है। पहले बी को रखा यानी बीच वाले को, तो आप भी पहले बीच वाले को रखो, फिर बी के बाद सी को रखा तो डी के बाद आप ई को रखो, और फिर आखिरी में उसने ए को रखा तो आप आखिरी में एफ को रखो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले आप सी को रखना चाहते हो आप सी को रखो, सी के बाद आप ए को रखना चाहते हो आप ए को रखो, और ए के बाद आप बी को रखना चाहते हो। मतलब पहले आपने कैसे कैसे देखो यहां पर लिखा, पहले आपने सी लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा। उसी तरीके से अब देखो सी आखिरी में है तो आखिरी वाला कौन है, ई है। फिर सी के बाद आपने ए उठाया है पहला वाला, तो इसका पहला वाला उठाओ, एफ का उठाओ। फिर बीच वाले को लिखा है तो फिर बीच वाले को लिखो, इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो फिर कैसे लिखना चाहते हो, अगर मानो सबसे पहले आप बी को उठाना चाहते हो तो आप बी को उठाओ, बी के बाद आप ए को लिखना चाहते हो आप ए को लिखो, फिर उसके बाद सी को लिखना चाहते हो सी को लिखो, फिर ट्रायंगल लगाओ। बीच वाला उठाया है तो इसका बीच वाला उठाओ, डी उठाओ। बी के बाद ए लिखा है तो डी के बाद एफ आता है तो डी के बाद एफ लिखो, फिर उसके बाद सी लिखा है तो यहां पर ई लिखो। ये अलग अलग तरीके हो गए, आप किसी भी तरीके से सर्वांग समता को, ठीक है सॉरी समरूपता को आप लिख सकते हैं, यहां पर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये तो चलो हमारे लिखने के तरीके हो गए, लेकिन क्या पेपर जब हमारा क्वेश्चन ये हमारे प्री में आएगा तो हम ऐसा बैठ बैठ के लिखेंगे और उसको मैच करेंगे? नहीं करने वाले हैं। ये एक थ्योरी पार्ट है, ये एक समझने वाली पार्ट है कि हाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हमारे पेपर में ऐसा सवाल आए तो हम इसको 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर कि आप बस ये लिख दो, ठीक है। आपको अगर मान लो कुछ नहीं पता है तो आप इतना कुछ मत जानो, आप क्या करो तुरंत सवाल मिले, ठीक, और सवाल में जैसे जैसे बोला गया है आपको फोटो भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर भी आप मात्र 1 से 2 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर पाएंगे, मात्र 1 सेकंड में। वो कैसे कर पाएंगे वो देखिए, सिर्फ 1 सेकंड में, ठीक।
ठीक है, ना आपको फोटो बनाने की जरूरत है, ना आपको कुछ लिखने की जरूरत है, और पेपर में क्वेश्चन आता है तो हल कैसे होगा। यहां पर ए बी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ए बी के साथ किसका पेयरिंग लगाया गया है, तो डी एफ के साथ। अगर मानो यहां पर ए बी है ना, तो यहां पर डी एफ आना चाहिए था। देखो ए बी के नीचे क्या है, डी एफ है, लेकिन यहां पर ए बी अगर साथ में लिखा गया है तो यहां डीई लिखा गया है, मतलब ये गलत है। ठीक, अब दूसरा देखो, बीसी लिखा गया है और बीसी के साथ क्या है, डीई है। ठीक है, अब यहां बीसी है और यहां पर डीई है, ये हो सकता है कि सही हो। फिर उसके बाद देखो, एसी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और एसी के साथ ईएफ है, तो यहां पर एसी है और एसी के साथ ईएफ है, मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है वो मुझे करेक्ट दिख गया, करेक्ट है आंसर। अब ऑप्शन नंबर 3 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में आप देखो, आप बोलोगे सर यहां एसी शब्द का इस्तेमाल है और एसी के नीचे क्या आना चाहिए, ईएफ, लेकिन एसी के साथ यहां पर क्या आ रहा है, डीई आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। फिर आप बोलेंगे सर डीई है, यहां पर क्या है, डीई है, देखना डीई है। ठीक, अब डीई यहां पर है तो डीई के ऊपर क्या आना चाहिए, बीसी आना चाहिए, लेकिन डीई के ऊपर बी आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप 1 सेकंड से कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया जो हम थ्योरी में समझते हैं, जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करवाता है, और दूसरा तरीका ये हो गया कि जैसे आपको सवाल आए ना, जैसे आपका सवाल पेपर में आए, आप 1 सेकंड में इसको कर सकते हो ऑप्शन की मदद से। ऑप्शन की मदद से दोबारा मैं बता दे रहा हूं कैसे, क्योंकि आने वाले हर सवाल इसी कंसेप्ट पर आधारित है। जैसे हमारा यहां मान लो डीई इसने कहा है कि पहले तुम डीई को लो, हम यहां पर देखें कि डीई शब्द कहां है, यहां पर डीई शब्द है। डीई के ऊपर क्या आना चाहिए, तो बीसी आना चाहिए, लेकिन यहां डी के ऊपर ए बी है, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, लास्ट बार समझा रहा हूं मैं। यहां पर फिर मैंने देखा बीसी शब्द है, बीसी कहां पर है, तो यहां है बीसी, और बीसी के नीचे क्या आना चाहिए, डीई आना चाहिए, बीसी के नीचे डीई है, मतलब ये करेक्ट हो सकता है, अभी होल्ड पे करेंगे। फिर यहां पर हमने देखा एसी शब्द है, ठीक है, क्या है, एसी है, और एसी के नीचे क्या आना चाहिए, ईएफ आना चाहिए, लेकिन एसी के नीचे डीई है, मतलब ये भी गलत है। फिर हमने देखा यहां पर डीई लिखा गया है, क्या लिखा गया है, डीई। डीई कहां पर है, डीई कहां पर है, तो डीई यहां पर है। डीई के ऊपर क्या आना चाहिए, बीसी आना चाहिए, डीई के ऊपर ए बी है, मतलब ये गलत है। तो इस तरीके से सिर्फ 1 सेकंड में हम आंसर दे पाए कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल। देखो बोला गया, ये देखो यहां पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ जो है वो क्या है, सिमिलर है, इस तरीके से कि ए बी अपॉन डीई। देखो यहां पर सवाल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये आपके जो हैं 2 ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई और एफ। और सवाल में क्या बोला गया है, ठीक है, कि जो डीई है ना, डीई वाली साइड वो ए बी का 2 गुना है। डीई वाली साइड ए बी का 2 गुना है, मतलब मैं ऐसा कह लूं ये डीबी जो है ये ए बी का 2 गुना है। ठीक है, अगर ये 1 है ना, ठीक है, माफ करिएगा, डीई जो है वो क्या है, अगर ए बी 1 है तो ये डीई जो है इसका 2 गुना है। यही सवाल में बोला गया है कि अगर आप डीई को यहां पर ए बी को 1 रखते हैं, ए बी को 1 रखते हैं तो डीई जो है वो 2 into 1 हो जाएगा, यानी डीई 2 हो जाएगा, मान लो। उसके बाद बोला जाता है बीसी जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। सवाल में बोला गया है ये जो बीसी है ना ये 8 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, इस बात का ध्यान रखना। इसको आप ऐसा कह सकते हो कि ये x है तो ये 2x है, आप ऐसे भी कह सकते हो x 2x। तो बोला गया ईएफ का जो मान है कितना होगा, आप खुद बताओ। यहां सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी का मतलब इसका 2 गुना ये वाला साइड है, और चूंकि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो आपको कल मैंने बहुत अच्छी बात एक बताई थी कि अगर इसका एक साइड इसका 2 गुना होगा तो इसके सभी साइड इसके 2 गुने होंगे, इसका एल्टीट्यूड भी 2 गुना होगा। डीईएफ का जो एल्टीट्यूड होगा एबीसी के 2 गुना, इसका जो इन रेडियस होगा इसका 2 गुना। यानी कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इसका एक भी कोई भी 1 डायमेंशनल चीज इसका 2 गुना होता है तो इसके सारे 1 डायमेंशनल 2 गुने कहलाएंगे। इन रेडियस भी, एक्स रेडियस भी, सर्कम रेडियस भी, सब कुछ इसका 2 गुना हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए? और एरिया क्या हो जाएगा इसका 4 गुना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 8 गुना। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो उसी तरीके से अगर ये 8 है तो ये जनाब ईएफ कितने होंगे, 16 होंगे। तो हमें यहां पर उत्तर कितना देना है, 16 टिक करना है। अभी बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर एबीसीआर। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी पेपर में पूछे गए हैं। 2 सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और देखो सिमिलर वर्ड कह दिया गया ना, तो हमें ये चेक नहीं करना कि कौन से प्रॉपर्टी से सिमिलर है। वो सिमिलर
है तो सिमिलर है। एबीसी और डीईएफ सॉरी एबीसी और पीक्यूआर जो है वो सिमिलर है और इनका जो पेरीमीटर है वो कितना है, पहले एबीसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसका पेरीमीटर 36 होगा, फिर पीक्यूआर का हुआ है तो पीक्यूआर का 24 होगा। यानी इसके पेरीमीटर की हम बात करें तो इसका पेरीमीटर कितना है, 36 है, और इसके अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर उसके बाद बोला गया अगर पीक्यू का मान, अगर पीक्यू का मान आपका कितना है, पीक्यू का मान आपका 10 है, तो जाहिर सी बात है एबी का मान पूछा जाएगा कि एबी का मान कितना होगा। अब आप मुझे खुद बताओ, यहां कल वाली एक स्लाइड दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाली स्लाइड, ठीक है। गौर से देखिए, कल छोटी छोटी चीजों के बारे में मैंने बताया था कि 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है। 1 डायमेंशनल में लेंथ भी आता है, ब्रेथ भी आता है, हाइट भी आता है, पेरीमीटर भी आता है। यानी जिस रेशियो से पेरीमीटर भागेगा उसी रेशियो से रेडियस भी होगा, उसी रेशियो में, ठीक है, उसी अनुपात में हाइट भी होगा, उसी अनुपात में चौड़ाई भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। हर कुछ जो है यहां पर दे रखा है आपको, तो ठीक है। तो 1 डायमेंशनल का कोई एक भी वैल्यू जिस रेशियो में होते हैं, सारे के सारे वैल्यू उसी रेशियो में होते हैं। तो बस आपको ये देखना है यहां पर कि ये मेरे दोनों जो त्रिभुज है ना, ये जो मेरे दोनों त्रिभुज है ये एक दूसरे के समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज जो है वो मेरे क्या है यहां पर, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। इनके पेरीमीटर का रेशियो देखो, आप ऐसा भी लिख सकते हो लिखने को कि इसका पेरीमीटर लो तो 36 है और इसका पेरीमीटर लो तो 24 है। ये उसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में इनके साइड होंगे। यानी इसका 36 लिया ना और इसका 24 लिया, तो अब इसका x लो और इसका क्या लो, 10 लो। यहां पर इस तरीके से कर सकते हो। 12 से काटोगे तो 3 बार में, और 12 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटो 5 बार में, x का मान कितना आ जाएगा, 15। आपको समझाने के लिए इतने बेसिक से बता रहे हैं, बाकी सवाल को आप इससे भी और शॉर्ट में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप खुद देखो, इसका 1.5 गुना यहां पर पेरीमीटर है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 24 का 1.5 गुना है यहां पर। गौर से देखो, 24 का 1.5 गुना 36 होता है, तो 10 का 1.5 गुना 15 आएगा, बात खत्म। ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या जरूरत है ऐसे सॉल्व करने की, लेकिन वो बात आ जाती है अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। अगर इसका 2 गुना पेरीमीटर होता तो साइड भी इसका 2 गुना होता। अगर इस वाले पेरीमीटर का 3 गुना यहां दिया गया रहता तो साइड भी इसका 3 गुना हम लिखते हैं। तो वो हम सॉल्व करने के तरीके हम समझ पाएंगे लॉजिकली। बाकी लिखना होगा पेपर में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई समस्या की बात यहां पे, चलिए आ जाइए सवाल में। अब थोड़ा मैं सीधा मल्टीपल फैक्टर से देखूंगा आपको, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ। अब बोला गया एबीसी जो है वो डीईएफ के सिमिलर है। देखो ए जो है बी और सी, फिर डीई और एफ के सिमिलर है। और उसके बाद क्या बोला गया सवाल में, देखो ए का और ई का मान दिया गया है। आराम से बनाइए फोटो में, ठीक। बिना फोटो बनाए भी आंसर कैसे देंगे वो भी बताएंगे आपको कि सिमिलैरिटी में बिना फोटो बनाए आंसर कैसे दिया जाता है। अब जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा था कि आपको फोटो बनाने की आवश्यकता है। हर क्वेश्चन सिमिलैरिटी का जो है बिना फोटो बनाए बन सकता है अगर आप चाहें तो। जैसे मानो मेरे सामने ये क्वेश्चन था और मुझे इसको बिना फोटो बनाए बनाना था कि भैया हमको नहीं आता, मेरे को उतना टाइम पेपर में खराब नहीं करना है, इंस्पेक्टर बनना है, जल्दी में बनना है, कैसे करेंगे। तो आप क्या बोलते, आप समझते मेरी बात को कि ए बी जो है उसका पेरीमीटर कितना है, तो ए बी का पेरीमीटर 36 है। तो आप सीधा बोलते कि ये हमारा ए बी जो है वो 36 आएगा। फिर उसके बाद पी क्यू आर का मान दिया गया है 24, तो इसके नीचे पी क्यू आर लिखते हैं। आप समझ जाते कि ऊपर ए बी वाला है, नीचे पी क्यू वाला है। फिर उसके बाद जो दिया गया है ये पी क्यू दिया गया है, पी क्यू का मान दिया गया है और पी क्यू को आपने नीचे लिखा है, तो ए बी वाला पक्का ऊपर होगा। सॉल्व कर दो, एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान 15 आ जाएगा, बात खत्म। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहां पर एबीसी लिखाना तो ऊपर में सब ए बी के ही साइड आएंगे। यहां पी क्यू आर लिखाना तो ऊपर पी क्यू आर के ही साइड आएंगे। और इस तरीके से बिना फोटो बनाए भी आप कर सकते हो। सेम तरीके से आप यहां पर देखो सवाल में, अभी फिलहाल फोटो बना के आपको समझाते हैं, लेकिन बिना फोटो बनाए भी आप कर सकते हो। क्यों बिना फोटो बनाए, ताकि हम पेपर में अपने समय को बचा पाएं। अब सवाल में बोला गया है कोण ए का मान कितना है, तो 47 डिग्री है। और उसके बाद बोला गया है कोण ई का मान कितना है, तो 63 डिग्री है। बहुत महत्वपूर्ण है। एबीसी जो है वो सिमिलर कहा गया है डीईएफ के। ए का मान 47 है, इसका मान 63 है। तो सी का मान हमसे पूछा गया है कि भाई सी का मान क्या होगा, मुझे ये बता दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। सिमिलर है डीईएफ से। अब देखो सिमिलर है तो क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे तो हम सिमिलर कैसे बता पाएंगे। आप गौर से देखो तो देखो, अगर कल के दिन मैंने ये बात बोली ना, सवाल में जैसे लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके,
ट्रायंगल डी ई और एफ के, यहां पर लिखा गया ना ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इसके कहने का मतलब मेरा ये होता है कि अगर यहां पर एंगल ए लेंगे ना तो वो एंगल डी के क्या होगा, सिमिलर होगा, बी लेंगे तो क्या होगा, ई के बराबर, सी जो लेंगे वो किसके, एफ के बराबर, इस तरीके से। क्योंकि दो त्रिभुजों के कोण अगर मान लीजिए सिमिलर हैं तो एंगल्स कभी रेशियो में नहीं होते। ऐसा नहीं होता ये 30 है तो इसका दोगुना यहाँ 60 हो जाएगा, ये 60 है तो इसका दोगुना 120 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर लिख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला कोण किस वाले कोण के बराबर है। यहाँ पहले ए का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पहले डी का, यानी ए और डी जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये जनाब 47 है तो ये भी जनाब कितने होंगे, 47 होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। फिर मैंने कहा बी जो है और ई जो है वो बराबर होगा, यानी ये बी जो है और ये जो ई है वो क्या होगा, बराबर होगा, यानी 63 है तो ये 63 होगा। फिर सी और एफ आपस में बराबर होंगे, सी और एफ आपस में बराबर होंगे। तो ये 47 और ये 63 है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 110। और पूरे त्रिभुज का मान कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल सी का मान कितना आएगा, 180 में से आप 110 को घटा दो तो आपका मान आ जाएगा 70 डिग्री। कितना मान आ जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। समझ में आ गया बात, कैसे लिखा हमने। तो सिमिलैरिटी अगर ए बी सी डी ई एफ में लगती है, पहला कोण अगर ए है तो वो डी के बराबर होगा, बी वाला ई के बराबर होगा, सी वाला एफ के बराबर होगा। यानी ये 47 है तो ये भी 47 आप कह सकते हो, ये 63 है तो ये भी 63 होगा। इसके दोनों मान निकल गए तो तीसरा मान हम बता सकते हैं। क्लियर है, बताइए। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए फोटो में आपसे बोला गया है एंगल ए का मान कितना होगा, ठीक है। और ये मेंस का क्वेश्चन है, आपका 18 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम सिमिलैरिटी के ऊपर आधारित है। अब आप बोलेंगे सर सिमिलैरिटी आपको कैसे दिख रहा है, मुझे तो सिमिलैरिटी ये दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो जरा एक बात ध्यान रखो, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सास करके, कुछ याद आता है। ये मेंस का क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन ही आपके शीट में मेंस का है। देखो मेरा मानना पता है क्या है, मेरा मानना एज ए एस्पिरेंट ऐसा है कि मुझे उस कंटेंट को पढ़ना चाहिए जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट हो और जो सबसे ज्यादा जो है अप्रोप्रिएट हो मेरे पेपर के लिए, सबसे ज्यादा अपडेटेड हो। जैसे आपने शीट में इसमें देखा होगा तो पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको 2020 का प्री का करवाया, मतलब एकदम मेरा मानना ये नहीं है कि पहले मैं 2014 के सवाल करवाऊं, फिर 2015 के सवाल करवाऊं, फिर 2016 के करवाऊं और तब मैं 2020 पे आऊं और पता चले यहां पर आते आते आपका भी रुचि खत्म हो गया, मेरा भी पढ़ाने का मन जो है बेकार हो गया, ठीक है। तो अपन जो है सीधा यहीं से शुरुआत करते हैं कि पहले 2020 कवर करेंगे, फिर 2019 कवर करेंगे, फिर 2018 कवर करेंगे। और जिस कैटेगरी में जो क्वेश्चन आएगा, जैसे मानो मैं पर्टिकुलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं ना, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में तो पहले सारे के सारे ईयर वाइज क्वेश्चन होंगे। उसमें भी क्या होगा, पहले शुरू में रहेंगे आपको प्री के सवाल और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते बढ़ाते मैं आपको दूंगा मेंस के क्वेश्चंस। जैसे आप देखिए तो यहाँ पर 5वां सवाल ही आपके मेंस का है और एकदम नया वाला मेंस है, मतलब ये 2020 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। 18 का मेंस है, मतलब इसके बाद कोई मेंस का पेपर हुआ ही नहीं। तो ये देखो यहाँ इस कैटेगरी में बना दी। आपके मेंस में सिर्फ इतना ही सवाल आया था, आप समझो कि आप मेंस का पेपर देने बैठे हो, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन है। मान लीजिए आपने सिमिलैरिटी कांग्रुएंसी कुछ भी नहीं पढ़ा, आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर है और बीच वाला कोण इनका जो है बराबर है। तो क्या हमने कोई सास नाम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो, आस सास 555, सास पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड से अगर ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, साइड एंगल साइड से क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, सास से ये सिमिलर होंगे तो सास से ये कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। दो ट्रायंगल को सर्वांगसम होने के लिए क्या जरूरी होता है, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर, बीच वाला कोण दोनों के बराबर, यानी कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। कॉन्ग्रुएंसी लगेगा तो यानी ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, सी वाला कोण जो है वो आर वाले कोण के बराबर होगा, ये वाली भुजा इस वाले भुजा। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, कॉन्ग्रुएंसी कहता है मेरा 7 तो तुम्हारा भी 7, मेरा 8 तो तुम्हारा भी 8, मेरा जो AC होगा तुम्हारे PR के बराबर होगा, मेरा 70 तुम्हारा 70, मेरा 2x तुम्हारा यहाँ पर, मेरा ये वाला कोण मेरा ये वाला कोण। ये सारी बातें कॉन्ग्रुएंसी कहता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कब लगेगा इसमें, वो कैसे पता किया, तो साइड एंगल साइड यानी सास के प्रॉपर्टी से पता किया। यानी ये जो 2x है ये किसके बराबर होगा, ये 2x x + 20 के बराबर होगा। तो हम बोलेंगे 2x जो है वो किसके बराबर है, x + 20 के। तो यहाँ x घट जाएगा उधर, तो x का मान कितना आ जाएगा,
20 डिग्री। सवाल में हमसे किसका मान बोला गया है? एंगल ए का मान बोला गया है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 2 ऑफ एक्स है। एक्स का मान 20 है, तो 20 का दोगुना कितना होगा? 40 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो, बच्चे जो है सोच रहे हैं उनको एक्स का मान बताना है। अब एक्स का मान बताने के लिए वो 20 बता रहे हैं। यही तो पेपर में गलती कर देते हो जाके। ऐसा थोड़ी है तुमको सवाल नहीं आता है, तुमको आता है, लेकिन तुम जान के खचड़ई करोगे वहां पे जाके कि हमको तो नंबर चाहिए नहीं, हम तो नंबर कटवा के लेके आएंगे। खुद देखो 2x का मान पूछा गया है और तुम एक्स का मान बता रहे हो। मेंस का क्वेश्चन है, कोई टफ थोड़ी है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो, ये भी मेंस का है। 16 तारीख यानी मेरे शिफ्ट में था ये, ठीक है, मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। सवाल में क्या क्या बोला गया वो देखो। डी और ई जो है वो 2 पॉइंट है ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, यानी यहां पर हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल का नाम क्या है? तो एबीसी है। और यहां पर डी और ई नाम के 2 पॉइंट है। मान लो यहां पर 2 पॉइंट ऑन द साइड एबीसी सच दैट एडी बराबर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ए के, ठीक है, और बीएडी बराबर हो जाएगा ईएससी के। ए बी का मान इतना है, बी डी का मान इतना है, ए सी का मान इतना है, देन द वैल्यू ऑफ। एक ही बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें काम हो जाएगा। एक ही बड़ा ट्रायंगल चाहिए, 2 ट्रायंगल की आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक डी नाम का और एक ई नाम का। सवाल में बोला गया है कि डी और ई जो है वो पॉइंट है बीसी वाली भुजा पे। किस त्रिभुज में? एबीसी में। एडी जो है वो ए के बराबर है, देखते चलेंगे। एडी जो है वो किसके बराबर है? ये वाला जो पॉइंट एडी है ये हमारे ए के बराबर है। ये बात हमसे बोली गई है, ठीक। फिर उसके बाद हमसे कहा गया ये दोनों क्या है? बराबर हैं। गौर से देखिएगा, एडी इज इक्वल टू ए। फिर उसके बाद हमसे कहा गया है कि बीएडी जो है वो ईएसी के बराबर है। बीएडी यानी ये वाला कोण, ईएसी यानी ये वाले कोण के क्या है? बराबर है, ठीक है, ये सी के बराबर है। फिर सवाल में कहा जाता है ए बी बराबर 3x प्लस 1। ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 3x प्लस 1 है। सिमिलैरिटी लगेगा, कैसे लगेगा वो बताएंगे। फिर बीडी का मान कितना दिया गया है? सवाल में बीडी का मान हमसे 9 दिया गया है। उसके अलावा किसी का मान बोला गया है, एसी का मान 34 दिया गया है, तो हम यहाँ पर 34 निकालेंगे। और फिर बीसी का जो मान है, सॉरी ईसी का जो मान है y प्लस 1 है, y प्लस 1 यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। हमसे क्या पूछा है? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। गौर से देखिएगा। अब अगर आप आ जाओ यहां पर, तो एक डी अ पॉइंट ऑन द साइड एबीसी सच दैट एडी बराबर जो है वो ए के है, ठीक है, और ये जो दोनों कोण है, बीएडी वाला जो कोण है वो ये सी के बराबर है, ठीक है। फोटो बना दिया हमने, फोटो बना दिया हमने। अब ये भी एक मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि 18 तारीख का पेपर जो था वो इजी शिफ्ट में था। अगर आप बात करेंगे ना तो एसएससी के इतिहास में सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जो था वो 18 तारीख का पेपर था। आज तक इतना आसान कभी पेपर आया नहीं, लेकिन हाँ 16 तारीख का जो पेपर था वो थोड़ा ढंग का पेपर था। अब ये सवाल में आपको बताया गया है कि एबीसी नाम का एक त्रिभुज है, डी और ई नाम की बिंदु है जो बीसी पर है। ए से डी को जोड़िए, ए से ई को जोड़िए। जो एडी वाली रेखा है वो ए वाली रेखा के क्या है? समान है, ठीक है, बराबर है। और ये वाले दोनों कोण भी इनके क्या हैं? बराबर हैं। दोनों कोण भी इनके क्या हैं? बराबर हैं। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है कि ये 3x प्लस 1 है, ये 34 है, ये 9 है और ये y प्लस 1 है। हमसे बोला गया है बताओ x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो बताइए यहां पर सवाल को कैसे बनाएंगे आप। एबीसी में डी और ई भुजा जो है बीसी पर इस प्रकार है कि एडी जो है वो किसके बराबर है? ए के। सवाल में सोचिए कैसे होगा आपका ये क्वेश्चन। ट्रायंगल के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि ट्रायंगल कैसा है, और डी और ई जो है, एडी और ए जो है हमारा बराबर दिया गया है। बताइए कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। किस ट्रायंगल में हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं बताइए।
क्लास चल रहा है, बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था, ठीक है। राइट नाउ जो है एक जगह पर पोल गिर गया था, जिसके वजह से जो है वाईफाई चला गया। सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, ये मेंस का क्वेश्चन है हमारे सामने, 16 तारीख को पूछा गया है। और 16 तारीख को पूछने के बाद इसमें क्या पूछा गया था, आपको ऐसा दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। दोबारा से एक बार सभी चीजों को मैं लिख देता हूँ, फोटो वोटो सब बना देता हूँ। ये हमारे सामने एक ट्रायंगल था जिसका नाम है ए है, बी है और सी है। बीसी वाली भुजा पर 2 पॉइंट है डी और ई नाम के, इस तरीके से कि जो एडी है वो एई के बराबर है और साथ में ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। हमारा AB का मान दिया गया है सवाल में, AB का मान 3x + 1 है और AC का मान 34 है। अगर हम बात करेंगे AB का मान 3x + 1, AC का मान हमारा 34 है। साथ में सवाल में हमसे बोला गया है कि EC का मान y + 1 है, इसका मान y + 1 है और इधर वाले का मान जो है ये BD का मान 9 है। कितना है, तो 9 है, हमसे सवाल में इतना बोला गया है। और अब हमसे बोला हुआ है यहाँ पर कि बताओ यहाँ पर एंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, क्या होंगे, एक एक बातों को यहाँ बोला गया है, ठीक है। कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, अब देखो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप ट्रायंगल AD और C में देखेंगे, AD और E में देखो, डी और ई वाले पॉइंट में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब मान लो ये कोण अगर 20 डिग्री का है तो इसका बाहर वाला कोण 160 का होगा, ये भी 20 का है तो इसका अंदर वाला कोण कितने का होगा, 160 का होगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो अंदर वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कॉन्ग्रुएंटी हो या सिमिलैरिटी हो, कॉन्ग्रुएंसी हो या सिमिलैरिटी हो, सर्वांग समता हो, तो देखो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ABD में देखते हैं और ट्रायंगल AEC में देखते हैं, मतलब बाहर वाले दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, तो एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर, एक साइड दूसरे साइड के बराबर, तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आप बोलेंगे जी सर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका ये कोण इसके बराबर, बी वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण तीसरे के बराबर, समझ रहे हो, एक कोण दूसरे के बराबर, बी वाला सी के बराबर, तीसरा वाला तीसरे के बराबर। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर इसके तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाओं भी आपस में बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो इस वाले कोण के सामने कौन सी भुजा है, 3x + 1, और इसी वाले कोण के सामने कौन है, 34 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम कहेंगे 3x + 1 जो होगा वो 34 के बराबर होगा। 34 में से 1 गया 33, 33 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 11। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे वाले में, तो हम यहां पर बोलेंगे जो BD है वो हमारा 9 है और जो EC है हमारा y + 1 है, तो y + 1 बराबर होगा किसके, 9 के, तो y + 1 की वैल्यू हम 9 बोलेंगे। y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो यहां से x + y का जो मान होगा वो कितना होगा, 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों भुजाओं का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, बाकी दोनों कोनों को हमने बराबर सिद्ध किया, और उसके बाद एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी से हमने इसमें क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी लगा दिया। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद थी तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि इसके दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तो तीसरा वाला तो डेफिनेटली तीसरे वाले के बराबर होगा। मतलब समझ रहे हो, जो मैं बोलता हूं वो तो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता वो तो डेफिनेटली करता हूं। तो वही वाली बात है, ये डायलॉग है ना राउडी राठौर मूवी का। तो यहां पर दो जो है ये दोनों कोण इन दोनों के बराबर, तो तीसरा वाला तो पक्का बराबर होगा तीसरे वाले के, और इसके में से कोई भी एक भुजा अगर उसके किसी एक भुजा के भी बराबर हो जाती है तो दोनों के दोनों सर्वांगसम होंगे, और यहाँ AD जो है हमारे A के बराबर सर्वांगसम, तो बाकी चीजों में तो हम कॉन्ग्रुएंसी लगा ही देंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 में CHSL का बढ़िया क्वेश्चन है, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया एक त्रिभुज ABC है जिसमें D और E जो है वो दो पॉइंट हैं, किस वाले भुजा पर है, तो D वाला पॉइंट AC पर है, E वाला पॉइंट AB पर है। एंगल AED जो है देखो यहाँ पर दे रखा है, एंगल AD जो है वो बराबर है एंगल B के। AE का मान 8 है, CD का मान 3 है, DE का मान जो है यहाँ पर नहीं दे रखा है, D का मान 6 सेंटीमीटर है, D का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और BC का मान हमारा 9 सेंटीमीटर है, AD का मान किसके बराबर है पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को भी देखिए। त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाने के बाद सभी सवालों को देखेंगे तो पता चलेगा। आ जाते हैं यहाँ पे, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, हमारा त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज का नाम हमारा एबीसी बोला गया है। डी और ई जो है वो एसी और एबी पर पॉइंट है, मतलब डी नाम का पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर जो है किस पर है, AB पर है। डी और ई नाम के यहाँ पर हमने पॉइंट को बना दिया है, AC एंड AB रेस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल ADE, ये वाला जो कोण है ना, एंगल ADE, ये वाला कोण जो है वो बराबर है एंगल B के कोण के। बहुत शानदार, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। AE का मान 8 दे रखा है। देखो ऐसे सवाल इतने फेवरेट है SSC के, इतने फेवरेट है कि हर टाइप में, मतलब हर एग्जाम में एक ऐसा सवाल फिक्स मिलेगा ही मिलेगा ज्योमेट्री का। AE का मान दिया जाएगा 8, ठीक है, जिसको आगे चलकर हम थेल्स थ्योरम या BPT आगे चलकर हम पढ़ेंगे। 8 हो गया। CD का मान कितना हो गया, 3 हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा यूज मैं आपको यहीं पर बता दूंगा। DE का मान कितना हो गया जनाब, तो DE का मान हमारा 6 हो गया। BC का मान कितना हो गया, तो BC का मान हमारा 9 हो गया यहाँ पर। और उसके बाद तब हमसे बोला गया है जो AD है इसका मान बताओ क्या होगा। आपको जब थ्योरम पढ़ाएंगे ना आगे चल के, तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे यहाँ पर कि ये दोनों कैसे होंगे, क्या होंगे, प्रोपोर्शनैलिटी क्या रहेगी, ठीक है। या छोटा सा फॉर्म बस आप अभी जान लो कि आगे चलकर जब आप थ्योरम पढ़ोगे तो क्या होगा। फिलहाल के लिए बस अभी आप इतना जानो कि जैसे मान लो मैंने कल के दिन ऐसा क्या होता है कि आपका एक ट्रायंगल बनाया जाता है, ट्रायंगल ABC नाम का, और यहां पर कोई रेखा हो गई, मान लो ये D हो गई और पॉइंट E हो गई, ठीक है। अगर मैंने कहा ना कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, तो आपको एक बात तो कंफर्म पता चल गया, ट्रायंगल ADE में जरा देखो और ट्रायंगल ABC में देखो, तो बोलोगे सर ट्रायंगल ADE लिखा हमने और ट्रायंगल किस में लिखा है, ABC लिखा है। एक मैंने कहा छोटे वाले ट्रायंगल में देखो और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले का जो एंगल D है, छोटे वाले का जो एंगल D है वो बराबर है बड़े वाले के एंगल B के, एक कोण बराबर है। अब जो एंगल A वाला कोण है वो दोनों के लिए समान है। छोटे वाले के लिए भी एंगल A अगर मान लो 70 है तो बड़े वाले के लिए भी 70 होगा, यानी इसका दूसरा कोण भी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब किसी त्रिभुज के ये वाला कोण छोटे वाले का और बड़े वाले का दोनों समान, ये दोनों कोण, तो तीसरा वाला भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी एंगल E जो है वो क्या होगा, एंगल C के बराबर। अब ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं और दोनों का जो साइज और लेंथ है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों के तीनों कोण बराबर हैं। दोनों के तीनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, ये दोनों कोण समरूप कहलाएंगे। बोलोगे सर सर्वांगसम क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भैया देखो भुजा कहां बराबर है, AD अगर रहता तो वो पूरा AB के बराबर होता ना, लेकिन भुजा बराबर नहीं है, तो 100% ऐसे केसेस में सिमिलैरिटी लगता है। इस बात को ध्यान दो, कब लगता है, जब एक ट्रायंगल बना दिया जाता है, उसमें दो बिंदु खींच दिया जाता है और बोला जाता है इसका ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, या फिर इसका ये वाला कोण इसके बराबर है, तो 100% सिमिलैरिटी लगेगा, क्योंकि एक कोण दूसरे के बराबर, ए वाला दोनों में कॉमन है तो तीसरा वाला पक्का तीसरे वाले के बराबर हो जाता है। जब तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो सिमिलैरिटी लगाते हैं और सिमिलैरिटी के बाद उनके रेशियो को लिखते हैं कि इसके सामने जो होगा वो लिखो, फिर 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 छोटे वाले के सामने जो होगा वो लिखो और छोटे वाले के सामने बड़े वाले का लिखो। इस तरीके से हम सिमिलैरिटी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया मेरा, नहीं आ गया बात? तो 100% ऐसे केसेस में क्या लगता है, सिमिलैरिटी लगता है। 100% ऐसे केसेस में क्या लगता है, सिमिलैरिटी लगता है, ठीक है। अब सिमिलैरिटी लिखने के नियम कैसे होते हैं वो देखिए। जैसे मान लो इस कोण को हम अल्फा मानते हैं, तो ये अगर अल्फा है, इस कोण को हम बीटा मानते हैं तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और इसको अगर हम गामा मानते हैं तो ये गामा है तो ये भी गामा होगा। अब यहाँ बीटा के सामने क्या है, छोटे वाले में पहले छोटे वाले को लिखो, बीटा वाले के सामने क्या है, ए है, तो बोलोगे सर ए हो गया। और बड़े वाले त्रिभुज में बीटा के सामने क्या है, तो बड़े वाले में बीटा के सामने AC है तो आप लिखेंगे AC हो गया, ठीक है। उसी तरीके से छोटे वाले में अल्फा के सामने क्या हो गया, तो DE हो गया, तो छोटे वाले में अल्फा के सामने DE है, तो बड़े वाले में अल्फा के सामने बड़े वाले में क्या है, तो BC है तो BC लिख देंगे। फिर उसके बाद यहां गामा है तो गामा के सामने क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहां पर गामा के सामने देखो, बड़े वाले में गामा के सामने, बड़े वाले में गामा के सामने AB है तो AB लिखेंगे। इस तरीके से इनके जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया? सर मैं कभी आपको कमेंट नहीं किया पढ़ाते टाइम, सर पर पढ़ा बहुत कुछ YouTube पे, झूठ क्या कह रहे हैं सर, पढ़ा छोड़िए। आप यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लोग YouTube पर ये बात झूठ फैला रहे हैं कि क्लास बस 3 बार देख सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने अनलिमिटेड टाइम कर दिया है क्लासेस के,
उसके लिए आप परेशान मत होइए। अब जैसे मानो कि एक स्पेशल केस आ जाए, जैसे यहां पर मुझे ये बात बोला जाए ये पॉइंट नंबर डी है, ये पॉइंट नंबर ई है, ये वाला जो कोण है बराबर है इस वाले कोण के, यानी ये अगर अल्फा है तो ये हमारा अल्फा होगा, अगर ये हमारा अल्फा है तो ये भी हमारा अल्फा होगा मान लो। अगर इसको बीटा मानते हैं तो छोटे वाले के लिए बीटा होगा तो बड़े वाले के लिए भी बीटा होगा, तो तीसरा वाला कोण ऑटोमेटिक गामा इसके गामा के बराबर हो जाएगा। अब आप बताओ छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने क्या है, तो छोटे वाले में अल्फा के सामने एडी है, और बड़े वाले में अल्फा के सामने क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने पूरा एसी है तो एसी लिखेंगे। ठीक, उसी तरीके से बीटा के सामने छोटे वाले में क्या है, तो बोलेंगे सर बीटा के सामने डीई है, तो बड़े वाले में बीटा के सामने क्या हो जाएगा, बड़े वाले में बीटा के सामने बीसी हो जाएगा। उसी तरीके से गामा के सामने छोटे वाले में क्या है, तो छोटे वाले में एई हो जाएगा, और बड़े वाले में गामा के सामने क्या है, एसी है तो एसी लिख देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखने अपने मन में कि ऊपर सिर्फ छोटा वाला आएगा, नीचे सिर्फ बड़ा वाला आएगा, ऐसा नहीं एक बार ऊपर में छोटे वाला लिख दिए फिर बड़ा वाला लिख दिए फिर छोटा वाला, ऐसे नहीं लिखते हैं कहानी। ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आगे आने वाले हर वो क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो सेम तरीके से मुझे बताइए इस वाले के सामने कितना है, इस वाले के सामने हमारा 8 है, तो आप बोलेंगे सर छोटे वाले में एंगल डी के सामने 8 है और ये वाला कोण बराबर है बी के, तो बी के सामने कितना होगा, तो बी के सामने हमारा सर एसी होगा। ठीक, उसी तरीके से ये एंगल ए के सामने छोटे वाले में कितना है, तो 6 है, और एंगल ए के सामने बड़े वाले में कितना है, तो 9 है यहाँ पर। अब आप इसको जो है आराम से सिमिलैरिटी के थ्रू सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 6 का 1.5 गुना 9 है, आप एक तो कटम कुटाई खेल सकते हो, या फिर ऐसे देखो कि 6 का 1.5 गुना 9 है तो 8 का 1.5 गुना, यानी एसी का मान कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। एसी का पूरा मान 12 है जिसमें डीसी का मान 3 है, तो एडी का मान कितना होगा, 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। आप ऐसे भी बिना इसको हल किए देख सकते थे कि देखो 6 का 1.5 गुना 9 बना रहा है, 6 का 1.5 गुना क्या बना रहा है, 9 बना रहा है। इस बात को समझेंगे तो अगर यहां इस थीटा के सामने 8 है तो बी के सामने यहां 12 होगा, उसका 1.5 गुना होगा। उस 12 में ये जनाब 3 है तो ये जनाब कितने होंगे, 9 होंगे। बिना कलम उठाए भी बनाया जा सकता है। दोबारा से समझिएगा मेरे बात को। मैंने कहा एंगल ए के सामने छोटे वाले में 6 है, एंगल ए के सामने बड़े वाले में 9 है। 6 का कितना गुना है, तो 1.5 गुना है। ठीक, उसी तरीके से एंगल डी के सामने 8 है तो एंगल बी के सामने 8 का 1.5 गुना यानी 12 होना चाहिए। 12 में ये 3 है तो बाकी ईडी का मान कितना होगा, 9 होगा। आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, सिमिलैरिटी लगा सकते हो। समझ में आ गया बात। और बाकी ऐसे नहीं करना है, एकदम बच्चों वाला कहानी करना है, 4 साल में सिलेक्शन लेना है। तो इतना तो पता है कि अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल इसमें देखें, बड़े वाले में देखें और समरूपता लगाएं तो समरूपता में क्या होता है, इस वाले कोण के सामने 8 है तो इसका भी ये कोण बराबर इसके सामने, देखो लिखोगे ऐसे 3 से काटना, 2 बार में 3 से काटना, इतने बार में 2 से काटना, 4 बार में 4 इंटू 3 12, एसी का मान आ जाएगा 12। फिर डीसी का मान उसमें से घटा देना, तुम्हारा एडी का मान अगर निकालना है तो 12 में से 3 घटा देना, और ये कहानी चलते रहेगी जो कि घटिया काम है, ऐसे करते नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। फिर 2020 का एक प्रश्न है, उसको भी देखते हैं सर्वांग इसके ऊपर। ठीक है, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर बोला गया एक त्रिभुज एबीसी है, डी और ई जो है उसके ऊपर पॉइंट है एबी और एसी के ऊपर, एडी जो है बी के बराबर है 7 5। एकदम सेम सवाल है, डिट्टो सवाल है। मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी कर पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सभी कर पाएंगे, सेकेंडों में आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर आप सभी दीजिए जल्दी से, सेकेंडों में इसका आंसर आप दे सकते हैं। चलिए, आपके सामने बोला गया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। बोला गया है कि जो डी नाम का पॉइंट है वो ए बी के ऊपर है और जो ई नाम का पॉइंट है वो ए सी के ऊपर है। एंगल एडीई जो मान है, ये वाला मान है एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर है, जो मैंने दूसरा केस बताया था। एडी का मान जनाब कितना है, तो बोलेंगे सर एडी का मान 7 दे रखा है। बीडी का मान कितना है, तो बीडी का मान हमारा 5 है। बीसी का मान कितना है, तो बीसी का मान हमारा 9 है। और उसके बाद भी कोई सवाल में मान पूछा गया है, नहीं, यहां पर हमें डी का मान पूछा गया है। ठीक है, D and E are the point on AB and AC respectively such that angle ADE बराबर एंगल B। अगर AD का मान 7 है, BD का मान 5 है, BC का मान 9 है, तो हमसे पूछा गया है जो D है ना, ये D का मान कितना होगा। बताओ, इससे आसान सवाल हो सकता है क्या धरती पे? ठीक है, बताओ
कोई दिक्कत की बात। अब आप बोलोगे देखो यार बात ऐसी है कि देखो यहाँ ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो एंगल ए तो दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, मतलब ट्रायंगल एडीई के लिए और ट्रायंगल एबीसी के लिए, ये दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। सिर्फ हमें एक एंगल देखना था, ये एक एंगल हो गया बराबर, दूसरा वाला तो ए दोनों के लिए बराबर था, तो तीसरा वाला भी जो है वो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला भी बराबर हो जाएगा। जिस बच्चे को दिक्कत है बस एक बार समझ लो कि जब भी दो ट्रायंगल ऐसे दिए जाते हैं, एक अंदर होता है एक बाहर होता है, यानी एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो अगर इसका कोई भी एक कोण बराबर है दूसरे के, तो एक कोण ए नाम का पहले से दोनों में समान होता है, तो तीसरा वाला भी बराबर हो जाएगा। अब तीसरा वाला बराबर हो गया तो छोटे वाले का तीनों कोण बड़े वाले के तीनों कोणों के बराबर, छोटे वाले का तीनों कोण बड़े वाले तीनों कोण के बराबर, तो 100% सिमिलैरिटी लगेगा ही लगेगा। या दो भी कोण बराबर हो जाते हैं तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, डबल ए प्रॉपर्टी से दोनों बराबर कहलाएंगे। अब आप यहां पर देखो तो छोटे वाले के सामने, छोटे वाले एंगल ए के सामने क्या है, डीई है, तो हम यहां पर लिखेंगे डीई, ठीक। और यही एंगल ए के सामने बड़े वाले में क्या है, बीसी है, तो यहां पर लिखेंगे 9। स्पष्ट रूप से है, क्लियर? बताओ। उसी तरीके से एंगल ई के सामने छोटे वाले में कितना है, 7 है, तो लिखेंगे 7। और एंगल ई जो मान है वही मान सी भी रखता है, तो यहां पर अगर छोटे वाले में ई एंगल ले रहे हैं तो बड़े वाले में हम कौन सा लेंगे, सी एंगल लेंगे। यानी अगर मान लूं मैं ये अल्फा है तो छोटे वाले में अल्फा के सामने 7 है, तो बड़े वाले में अल्फा के सामने 7 और 5 कितना है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। हाँ, लो आंसर आ गया आपका। 3 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 4 बार में, 7 × 3 21/4। डीई का जो मान आएगा वो आ जाएगा 21/4। 4 से काटोगे तो 5 बार में 20 कटेगा, 5.25 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे, क्लियर है? ठीक है, बहुत आसान सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है कि छोटे वाले में ए के सामने क्वेश्चन मार्क यानी डी, और बड़े वाले में ए के सामने 9, छोटे वाले में अल्फा के सामने 7, बड़े वाले में अल्फा के सामने 12 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में। त्रिभुज एडीसी दिया गया है, ई और बी पॉइंट उसी एडी और एसी पर दिए गए हैं, एक कोण देखो बराबर दिया गया है, सेम क्वेश्चन लगेगा, इस बात को ध्यान। और मैंने आपसे क्या कहा था कि इस एक टाइप पर मतलब सिमिलैरिटी के पर्टिकुलर यही टाइप है जिसमें हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे तो 2020 में भी इस पे क्वेश्चन आया है, 2019 के सीजल में भी आया, मतलब प्री में एक ऐसा क्वेश्चन फिक्स रहता ही रहता है। ये भी सेम तरह का सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बनाओगे तो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है, बन जाएगा। और आप देखो मेरे से पहले आप सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरे से पहले आप सभी के आंसर आने शुरू हो जाएंगे। सवाल की बात करते हैं, यहां पर पॉइंट नंबर ए है, बी है और सी है। उसके बाद बोला गया है ई नाम का पॉइंट एडी पर है। ठीक है, एडीसी है ना, इन ट्रायंगल एडीसी, माफ करिएगा, यहां पर ट्रायंगल एडीसी है। और बोला गया है ई नाम का जो पॉइंट है वो हमारा कहां है, तो इस पर है, एडी पर है। फिर उसके बाद बोला गया है बी नाम का जो पॉइंट है, ठीक है, बी नाम का जो पॉइंट है वो किस पर है, एसी पर है, तो यहां पर बी नाम का पॉइंट दे दो, दोनों को यहां जोड़ दो। सवाल में बोला गया एंगल एबीई का जो मान है, यानी ये वाला जो मान है वो बराबर है एंगल एडीसी के, यानी एडीसी के मान के बराबर है। अब एई का मान हमसे 6 दिया गया है, जैसा जैसा मान दिया गया है, एई का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, बीसी का मान हमारा कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे, बीई का मान हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, सीडी का मान हमारा 5 है तो सीडी का मान हम 5 लिखते हैं यहाँ पर। और हमसे बोला गया है AB और DE का मान कितना होगा, AB का मान निकाल दो, DE का मान निकाल दो और क्या कर दो, जोड़ दो। धरती पे इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देखो जैसे हमें पता है कि एक कोण तो दोनों के बराबर हो गए, मतलब अगर मान लो कि ये वाला कोण इसके बराबर हो गया तो ये जो डबल क्रॉस है ये डबल क्रॉस के बराबर, और एंगल A तो एंगल A के बराबर होता ही होता है। ठीक है, तो सिंगल वाले यहां पर ये वाले एंगल के सामने कितना है, 6 है, तो बोलोगे सर इसके सामने 6 है। ठीक है, या जो दिया गया है पहले उससे रिलेशन निकालो, जो दिया गया है उससे रिलेशन निकालो, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप बोलेंगे सर एंगल ए के सामने 3 है और उसी एंगल ए के सामने 5 है, मतलब ये मान दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंगल ए में छोटे वाले के सामने कितना है, तो 3 है, और वही एंगल ए में बड़े वाले के सामने कितना है, तो 5 है। उसी तरीके से इसके छोटे सामने कितना है, तो 6 है यहां पर। तो मुझे बताओ यहां पर ये जो बी है, अब इसके सामने कितना होगा, AC होगा, तो AC यहां पर आ जाएगा।
दोबारा से समझो, छोटे वाले के सामने 3, बड़े वाले के सामने 5, छोटे वाले के सामने 3, बड़े वाले के सामने 5, छोटे वाले के सामने 6 और बड़े वाले के सामने पूरा का पूरा AC। अगर 3 का 2 गुना 6 है तो यहाँ 5 का 2 गुना 10 होना चाहिए, यानी AC का जो मान है वो 10 आना चाहिए। 10 में अगर ये जनाब 2 लेकर बैठे हैं तो यहाँ AB का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, 8 आ जाएगा कि नहीं? अगर 3 के सामने 6 है तो 5 के सामने 10, AC का मान आ जाएगा 10, जिसमें ये 2 है तो ये कितना होगा? 8 होगा। क्या इसकी जरूरत है? अब नहीं है, बात खत्म। अब उसी तरीके से हम किसका रिलेशन निकालेंगे? उसी तरीके से इस वाले का भी रिलेशन निकालेंगे। फिर से बोलेंगे, छोटे वाले के सामने 3 है तो बड़े वाले के सामने 3 के कितना हो जाएगा? 5। एंगल ए के सामने छोटे वाले की वैल्यू 3 है, एंगल ए के सामने बड़े वाले की वैल्यू 5 है। ठीक है, उसी तरीके से अब हमें किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना। अब देखो तीसरा वाला कौन? इस वाले के सामने छोटे वाले में कितना है? तो 8 है बोलेंगे। ठीक है, इसके सामने छोटे वाले में कितना है? 8 है, तो इसके सामने बड़े वाले में कितना होगा? तो पूरा का पूरा AD होगा, तो यहाँ पर हम AD को लिखेंगे। मेरी बात को समझ में आ गया? कितना लिखेंगे यहाँ पर? AD को लिखेंगे। दोबारा से समझ लो, छोटे वाले के सामने 3 और बड़े वाले के सामने 5, तो छोटे वाले के सामने 8 और बड़े वाले के सामने पूरा का पूरा AD लिख दिया हमने। यहां से जब आप AD का मान निकालेंगे तो AD का मान कितना आएगा? 8 × 5 = 40/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40/3। लेकिन हमें AD का पूरा मान नहीं चाहिए, AD में हमें DE का मान चाहिए। तो DE का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? 40/3 यानी पूरे में से 6 घटा देना होगा। तो 40/3 में से क्या करो? 6 घटा दो। 6 × 3 = 18। 40 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 22/3 आ जाएगा। यानी DE का मान कितना आ गया? तो DE का मान 22/3 आ गया। सवाल में हमसे बोला गया है AB का और DE का दोनों का मान बताने को। तो AB का मान आपका 8 है, DE का मान 22/3 है। दोनों को जोड़िए, दोनों का मान बताइए, बात खत्म। तो आप बोलेंगे सर इसका मान 8 है, इसका मान 22/3 है। जोड़ो, 8 × 24 और 22 कितना हो गया? 24 और 22 हमारा 46/3 हो गया, जिसका उत्तर आप दे सकते हैं 46/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत साधारण केस लगाया हमने। छोटे वाले के सामने 3, बड़े वाले के सामने 5 करके इसका मान निकाल दिया। उसी तरीके से दूसरे वाले केस में दूसरे वाले का मान निकाल दिया। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा गया है, सीजल में ही सवाल देखो। PQR दिया गया है, Q का मान है, R का मान है, S और T जो है वो PQ और PR पे पॉइंट है। सारी बातों को यहाँ दे रखा है और सवाल पूछा है PT का। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी पे, सब के सब आपके सामने होंगे ताकि आप सवालों को बना पाओ अच्छे से। तो ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है? तो ट्रायंगल हमारा है PQ और R। बोला गया है एंगल Q का जो मान है वो कितना है? तो 85 डिग्री है। ठीक, उसी तरीके से एंगल R का जो मान है वो कितना है? तो वो 65 डिग्री है। उसके बाद बोला गया है पॉइंट S। अब देखो ये 85 है, ये 65 है, तो 8 6 14, तो इसका मान ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन 30 हो जाएगा। ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा। बोला गया S और T, जो S है वो PQ पर है। PQ नाम के बिंदु पर क्या है? एक S नाम का पॉइंट है, और T वाला जो पॉइंट होगा वो किस पर है? तो PR पर है। बोला गया PQ और PR इस तरीके से कि STR का जो मान है, STR का जो मान है, देखो सवाल को इतना आपके सामने घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा कि आप बोलेंगे अरे यार सिमिलैरिटी तो आपके मन में पहला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। पहला ऑप्शन सिमिलैरिटी तो आएगा ही नहीं आपके मन में, यानी आप बोलेंगे 95। फिर उसके बाद बोलेंगे अगर PQ का मान कितना है सवाल में, तो पूरा का पूरा PQ का मान दिया गया है 21.6। साथ में ये भी बोला गया QR और ST का मान। देखो यहाँ पर QR अपना कहाँ है? तो QR यहाँ है और ST यहाँ है। QR को अगर हम बोलेंगे 9x है तो ST का मान कितना है? तो 5x है। उसके बाद सवाल में बोला गया है ये जो पूरा का पूरा PQ है ना, ये 21.6 है। पूरा का पूरा PQ 21.6। हमसे PT का मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा। अब आप ऐसे सवालों को देखकर क्या कहोगे? आप बोलोगे कि सर पिक्चर क्वालिटी खराब क्यों है? ठीक है भैया, पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं है, आपने अपना रिजोल्यूशन कम कर रखा है। HD में देखिए आपको पिक्चर अच्छी दिखेगी। अब मेरे कहने का मतलब है कि मान लो ऐसा सवाल जब आपके पेपर में आता है तो आपको सपना तो नहीं आएगा, मोदी जी आके तो बताएंगे नहीं कान में कि यहाँ सिमिलैरिटी लगाना है, समरूपता लगाना है, तो कैसे लगाओगे? तो बार बार एक बात को ध्यान रखो, एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लो कि एक ट्रायंगल के अंदर जब दूसरा कोई ट्रायंगल होगा तो 100% सिमिलैरिटी लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा ही लगेगा। इसीलिए वो सवाल को दिया गया है परीक्षा में। अब बोलोगे ये 85 है, ये 65 है, ये 30 है और यहाँ 95 है।
कोण कहाँ बराबर है, कोण बराबर नहीं है तो कैसे लगाएंगे, लगा देंगे ना। देखो ये 95 है और एक सीधी रेखा पर कोण कितने का होता है, 180 का। अगर ये 95 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 85 होगा। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQR में, मैं आपको एक एक बात समझाते चलता हूं। देखो पहले छोटे वाले में देखो, ट्रायंगल PST में देखना, ट्रायंगल PST में देखना और फिर ट्रायंगल PQR में देखना, समझना मेरी बात को। यहां पर बताओ छोटे वाले में जो PST वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला, उसमें P का मान कितना है, तो P का मान यहां पर 30 डिग्री है। बड़े वाले ट्रायंगल में PQR का मान कितना है, तो P का मान यहां पर 30 डिग्री है। उसी तरीके से छोटे वाले में PST, अब ये 85 है और ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक 95 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। आ जाएगा 95। ये हमारा 85, आप ऐसे भी कह सकते हो, ये 85 है, ये 30 है, तो ये कितना आ जाएगा, 95। अब छोटे वाले में S का मान कितना है, तो बोलोगे सर 95 है। और बड़े वाले में PQR में, ठीक है, Q का मान कितना है, तो बोलोगे सर 85 है। देखते चलो, फिर उसके बाद T का मान देखो, T का मान कितना है यहाँ पर, तो T का मान हमारा 85 है। और R का मान कितना है, सॉरी 95 नहीं आएगा, 65 आएगा, माफ करिएगा, यहाँ 95 नहीं आएगा, 65 आएगा। 95 नहीं आएगा, 65 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 8 3 11 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 65, तो यहाँ हम 65 लिखेंगे ना कि 95, माफ करिए, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 65 लिखेंगे। अब देखते चलिए, हमने कहा कि छोटे वाले में 30 65 85, 30 65 85, बड़े वाले में 30 65 85, 30 65 85, 30 65 85 दिख रहा है। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब दो भी एंगल बराबर हो जाए ना, कोई भी दो भी एंगल बराबर हो जाए, तो ऑटोमेटिक वहां पर क्या होता है, ठीक है, ऑटोमेटिक वहां पर क्या होता है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो हमारे सिमिलर हो जाते हैं। हमें यहाँ पर तीनों एंगल को बराबर करके सिद्ध नहीं करना होता है। मैं आपको शुरू के सवालों में बता रहा हूं, लेकिन कल से जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें मैं सभी क्वेश्चन में बताऊंगा नहीं कि देखो ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा, वैसे लगेगा, नहीं तो हम कभी सवाल उतना बना ही नहीं पाएंगे, जो हमारा टारगेट है उसको टच कर ही नहीं पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात मेरे, इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिए हाँ सर, ठीक। अब यहां पर देखते चलिए, बात खत्म। 85 के सामने देखो, 30 के सामने छोटे वाले में कितना है, तो बोलोगे 30 के सामने छोटे वाले में 5 है, और 30 के सामने बड़े वाले में कितना है, तो 9 है। उसी तरीके से 85 के सामने छोटे वाले में कितना है, तो PS है यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर जो है 85 के सामने बड़े वाले में कितना हो जाएगा, तो हमारा PR हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, तो PR हो जाएगा। और कहीं पर मान दिया गया है। उसके बाद बोला गया यहाँ पर इसके सामने जो है, यहाँ कहा गया PS 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 85। जो तीसरा वाला कोण है उसके सामने छोटू में कितना है, तो PT है। और जो यहाँ पर तीसरा वाला कोण 65 है उसके सामने कितना है, तो 21.6 है। सवाल में हमसे किसका मान पूछा गया है, हमसे PT का मान पूछा गया है। क्या बीच वाले की आवश्यकता है, बीच वाले की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो इसको मिटा दो यहाँ पर। और ये सीधा का सीधा किसके बराबर हो जाएगा, PT अपॉन 21.6 के। आपको पता भी कैसे चलेगा कौन किसके बराबर होगा, तो आप देखो आपको 21.6 दिया गया, मतलब बिना इसके तो सवाल बन ही नहीं सकता है। तो ये वाला किसके सामने है, 65 के, तो 21.6 ले रहे हो तो 65 के सामने वाला कौन आपको PT लेना ही पड़ेगा। 9 से काटिए आप यहाँ पे, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 24 बचे 120, यानी PT का मान कितना आएगा, 12 आ जाएगा। बात खत्म। सिमिलरिटी लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कायदे से लगाएंगे। पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, हम सिंपल बोलेंगे यहाँ पर कि देखो बात ऐसा है कि मुझे ये क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क किसके सामने, एंगल S के सामने है, 65 के सामने है। तो अगर छोटे वाले के सामने क्वेश्चन मार्क लेंगे, यानी 65 के मान का लेंगे, तो बड़े वाले में भी 65 के सामने का मान लेना होगा। और एक रिलेशन वो लो जो दिया गया है, यानी 5 और 9 दिया गया है, तो एक रिलेशन 5 और 9 का लो, और उसके साथ उसका रिलेशन लगाओ जिसको पता करना है। समझ में आ गया, तो 5 और 9 का रिलेशन ले लिया मैंने, और दूसरा जो पता करना है उसका रिलेशन लिया, सवाल खत्म हो गया। इससे क्या होगा कि हमें ये नहीं समझने की जरूरत है तीसरा वाला क्या है, चौथा वाला क्या है। समझ में आ गया बात। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पे ट्रायंगल ABC, मेंस का क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है। ट्रायंगल ABC में क्या दिया गया है, देखते चलो। 11 सितंबर मेंस का क्वेश्चन है, लिखो यहाँ ट्रायंगल ABC हो गया हमारा यहाँ पर। और उसके सामने त्रिभुज ABC में क्या बोला गया है, D नाम का एक पॉइंट है, किस रेखा पर है, BC पर है। फिर उसके बाद बोला गया है एंगल ADC का जो मान है हमारा, इनको ज्वाइन कर दो, एंगल ADC का जो मान है वो एंगल BAC के बराबर है, एंगल BAC के बराबर है ये वाली कोण। एंगल ADC का जो मान है एंगल BAC के बराबर है, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, अल्फा है। ये वाला कोण अगर अल्फा है तो दूसरा वाला भी अल्फा है, पूरा का पूरा। ये अल्फा लेकिन पूरा में है, इस बात का ध्यान रखना, ये अधकट्टा अल्फा नहीं है, ये आधा कटा हुआ वैल्यू अल्फा नहीं है। अल्फा अगर
अगर है तो ये पूरी वैल्यू है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है CA का मान 12 है। CA का मान कितना है? 12 है। यहाँ पर CA का मान कितना है जनाब? 12 है बोला गया है। और CB का मान कितना है? तो CB का मान हमारा 8 है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है बताओ CD का जो मान होगा, ये CD का मान कितना होगा, हमसे बोला गया है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है। अब सिमिलैरिटी का, ठीक है, सिमिलैरिटी का एक और नियम क्या होता है देखते चलेंगे। आप एक बात को समझिएगा, जब भी मैंने आपको एक बात कहा था कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बनाए तो सिमिलैरिटी लगेगा ही लगेगा, मतलब हम ऐसा बोले कि इस ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बना दिए तो समरूपता लगेगा, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा तरीका आपका ऐसा हो जाता है कि उसी फोटो को थोड़ा सा रोटेट करके इन दोनों पॉइंट को आपस में ना जोड़ के ऐसे जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है, A है, B है और ये C है और D है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें सिमिलैरिटी लग सकता है, ठीक। अब इसमें सिमिलैरिटी कैसे लगता है, क्यों लगता है वो देखो। जैसे मानो कि अगर मैं बात करूं छोटा वाला ट्रायंगल AD और C का और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC का, तो इनके पास C नाम का कोण दोनों के पास है। C नाम का कोण छोटे वाले के पास भी है और C नाम का कोण बड़े वाले के पास भी है। अगर आपका एग्जामिनर कोई एक वैल्यू दे दे, जैसे मानो वो ऐसा बोल दे कि ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाए, तो एक तो एंगल दूसरे के बराबर था ही, एंगल C जो है वो दोनों के पास था। अब ये जो दूसरा वाला एंगल है, जो दूसरा वाला एंगल है वो दोनों में बराबर आ गया, जो दूसरा वाला एंगल है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझो, आपको एंगल C जो है वो एग्जामिनर तो बोलेगा नहीं, एंगल C जो है वो छोटे वाले में वही मान देगा जो बड़े वाले में देगा। कल के दिन एग्जामिनर बोलता है कि ये वाला कोण अगर मान लो अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा है, तो आप समझ जाओ कि अब 100% सिमिलैरिटी लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो एंगल आ गए। बड़े वाले का जो एक कोण अल्फा है तो छोटे वाले का एक कोण अल्फा है, बड़े वाले का जो C है वो छोटे वाले C के बराबर है। कोई भी दो एंगल आ गए तो सिमिलैरिटी लगा दो। एक तो तरीका ऐसे आपका एग्जामिनर दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि आपको ये वाला कोण जो है ये पूरा का पूरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है, छोटे वाले के पास ये कोण तो फिक्स है कि इसका C के बराबर होगा, इसको वो दे सकता है, और नहीं तो उसको ना देके आपको ये वैल्यू देगा और बोलेगा ये वाला कोण जो है या तो इसके बराबर होगा या ये वाला कोण जो है ये पूरे के बराबर होगा, ये पूरे के बराबर होगा। तो भी आपको वहां पर समझ जाना है कि छोटे वाले का C बड़े वाले C के बराबर है, छोटे वाले का D बड़े वाले A के बराबर, दो एंगल बराबर होगा तो सिमिलैरिटी लगेगा। अब इसमें एक तो कंडीशन ये हो गया कि हम जो है ADC का ABC के साथ सिमिलैरिटी बनाए, किसका, ADC को हम सिमिलर घोषित करें किसके साथ, ABC के साथ। ये हमारा कंडीशन नंबर A बनता है। इस फिगर में कंडीशन नंबर B क्या बनता है वो देखो। अगर ADC सिमिलर किया जा सकता है तो दूसरा वाला जो पार्ट है ABD, ठीक है, ABD जो है वो भी तो सिमिलर घोषित किया जा सकता है किसके साथ, ABC के साथ। बताओ, अगर उस आधे पार्ट को पूरे पार्ट के साथ समरूप घोषित किया जा सकता है तो बाकी बचे आधे पार्ट को भी पूरे पार्ट के साथ किया जा सकता है। मतलब नहीं होगा, अगर उस पार्ट में सिमिलैरिटी नहीं देगा तो इस पार्ट में जरूर देगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। अब पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया, ये वाला बड़े वाले के सिमिलर, दूसरा वाला भी बड़े वाले के सिमिलर, तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। यानी आपको ABD जो है वो किस में लगाना है, आपको ABD ADC के सिमिलर ये भी दिया जा सकता है। तीन प्यारे प्यारे केसेस हो सकते हैं, तीन प्यारे प्यारे केसेस हो सकते हैं जिसमें समरूपता लगाई जा सकती है। या तो वो छोटा वाला पूरे बड़े वाले के साथ, या दूसरा छोटा वाला पूरे बड़े वाले के साथ, या ये दोनों छोटे वाले आपस में, इस तरीके से तीनों में सिमिलैरिटी लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि किसके साथ किसका लग रहा है, तो जो आपका एग्जामिनर आपका एंगल देगा ना, जो आपका कोण देगा, आप उससे बता पाओगे कि आप समरूपता कैसे साबित कर पा रहे हो। जैसे गौर से अगर आप देखोगे तो ये जो अल्फा वाला कोण है, ये अल्फा किस एंगल का है, किस त्रिभुज के लिए है। क्या ये त्रिभुज ABD में आता है, तो नहीं। क्या ये ABC में आता है, तो नहीं। ये आता है AD और C में, यानी ये आधे वाले पार्ट में, ठीक। तो आप बोलोगे सर देखो सिमिलैरिटी साबित हो गया, एंगल C जो है वो ADC का और ABC का दोनों बराबर था, और छोटे वाले का एक अल्फा बड़े वाले के अल्फा के बराबर, यानी दो कोण बराबर हो गए। बस सिमिलैरिटी लगा दो, ना जरूरत है लिखने की, ना जरूरत है कथा कहानी कहने की। आप बोलो इसके अल्फा के सामने कितना है, तो 12 है, तो लिखेंगे 12। और बड़े वाले में अल्फा के सामने कितना है, तो बड़े वाले में अल्फा के सामने 8 है, तो लिखेंगे 8। उसी तरीके से यहां पर और क्या मान दिया गया है, और मान यहां पर दिया गया है, बोला गया CD का मान कितना होगा। अब ये CD किसके सामने आएगा, अब देखो ये अल्फा आ गया, अल्फा के सामने लिखा 12, ठीक है।
कोई समस्या की बात। इस अल्फा के सामने कितना लिखा, 8 लिखा। अब ये जो C है इसके सामने क्या आएगा, AB आएगा, और इसी C के सामने क्या आएगा, AD आएगा, ये दूसरा। अब जो तीसरा वाला कौन बच जाएगा, तीसरे वाले के सामने छोटू में कितना आएगा, तो CD आएगा। ठीक, ये तीसरा वाला कौन छोटू में कितना आएगा, CD आएगा। पहला कौन बड़े वाले का अल्फा था, दूसरा C था, तो इसके तीसरे के सामने कितना आएगा, वो आएगा 12, तो यहां लिखो 12। ठीक, 4 से काटो तो 2 बार में कटेगा, 4 से काटो 3 बार में, 2 से काटो तो 6 बार में। CD का जो मान आ जाएगा वो हमारा 18 आ जाएगा। एक लाइन में बात खत्म। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो C है वो 18 आ जाएगा। कैसे आएगा, दोबारा से समझ लो मेरी बात को। यहां पे मैंने कहा छोटे वाले में अल्फा लेता हूं, तो अल्फा के सामने कितना है, तो 12 लिखा। बड़े वाले में अल्फा के सामने कितना है, तो 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये मेरा मान लो अल्फा है, समझना मेरी बात को, ये मेरा मान लो अल्फा है। ठीक, अब ये वाले कोण को मैंने कहा ये मेरा बीटा है, तो तीसरा वाला कोण क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक है, बड़े वाले का अल्फा कौन है, एंगल ए है। बड़े वाले का बीटा कौन है, तो एंगल सी है। तो बड़े वाले का गामा कौन होगा, तो बड़े वाले का गामा जो है एंगल बी होगा। क्लियर है, अल्फा बीटा गामा में क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया, दोबारा से समझो, दोबारा से समझो। यहां पे इसका अल्फा ये है तो बड़े वाले का अल्फा ये रहा, छोटे वाले का बीटा ये है तो बड़े वाले का बीटा ये रहा। ठीक है, छोटे वाले का गामा ये है, छोटे वाले का जो है ना ये गामा है, ये गामा है, इस बात को समझो, ये गामा है। मान लो छोटे वाले का ये गामा है तो बड़े वाले का गामा यहां पर ये है। छोटे वाले के अल्फा के सामने 12, बड़े वाले के अल्फा के सामने 8। छोटे वाले के गामा के सामने CD आएगा तो बड़े वाले के गामा के सामने 12 आ जाएगा, निकाल देंगे, मान हो जाएगा। क्यों मैंने कहा आपको, क्यों ऐसा रिलेशन निकाला, मैंने आपको एक बात कही थी कि एक रिलेशन वो लिखो जो दिया गया है और एक रिलेशन वो निकालो जिसको पता करना है। समझ में आया बात, तो इस तरीके से आप इसका रिलेशन निकाल पाएंगे। क्या हर किसी को ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या हर किसी को ये क्वेश्चन क्लियर है, बताओ जल्दी से। बताइए बताइए, हर किसी को ये क्वेश्चन क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी है मुझे लगता है, ठीक है। और अगली क्लास में जो है आगे से और पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा खुद से भी घर से लगाकर आया करो, ठीक है, ताकि फायदा होगा काफी ज्यादा। और अगर एक बार में नहीं चीजें समझ में आ रही हैं, मतलब समझिए आपको और भी मेहनत करने में काफी ज्यादा जरूरत है। आदर्श कुमार आपके कमेंट को देख लिया, एक बार में 4 बार मत लिखिए उस बात को, ठीक है। सर पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ज्योति कुमारी पूरा क्लियर इसीलिए नहीं हो पा रहा है ज्योति, क्योंकि आप चीजों को समझ उस तरीके से नहीं रहे हैं, ठीक है। मूवी के डायलॉग को 5 बार नहीं कहा जाता है, मूवी का डायलॉग एक बार ही कहा जाता है और समझ में आ जाना चाहिए क्या है। अगर उस डायलॉग को 5 बार बुलवाओगे ना तो उस डायलॉग की कोई महत्व नहीं रहती है। अगर कुछ चीजें हैं तो या तो आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की है या फिर आप जो है अभी पूरे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिमिलैरिटी प्रूफ हुआ है, इस बात को क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। सारा मैं शीट ही पढ़ा रहा हूं आपको सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के, तो हम पढ़ेंगे क्या, कौन सा टाइप, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ही तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे से भी शीट लगा के आया करो और थोड़ा सा पढ़कर आया करो, ऐसे नहीं कि आके बैठ गए क्लास में, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। कल कोई क्लास नहीं है, कल संडे है तो कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कल कोई क्लास नहीं है।